आदाब दोस्तों, मैं वाजिद अली मयूर टाइम न्यूज़ से आपका चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं इस शहर में साहित्यिक एक हीरा तलाश कर रहा था। साहित्यकार बहुत हैं और हमारे शहर में जो किताबों का विमोचन भी करीब करीब हर हफ्ते ही हो रहा है, लिख रहे हैं। अब लोग उन्हें पढ़ रहे हैं या न पढ़ रहे हैं वो मालूम नहीं है, लेकिन मुझे जिस साहित्यिक हीरे की तलाश थी, जो कि साहित्य की परिभाषा को समझते हैं, मेरे आज उनसे एक कुछ क्वेश्चन है जो वो ही जवाब दे पा रहे हैं। मेरे और साहित्यकारों से भी क्वेश्चन हुए हैं, मगर वो जो है इधर उधर की बातें करके उन्होंने मुझे हमेशा टालने की कोशिश करी है। मैं पहले आपको जो है इनका परिचय करा देता हूँ, फिर इनसे साहित्य के विषय में अपनी बात कहने की कोशिश करूँगा। सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर रामावतार सागर, तखल्लू से सागर मेरा। मैं डॉक्टर रामावतार मेघवाल, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा में हिंदी का आचार्य हूँ और आज आपके सामने जो है इस चैनल पर उपस्थित हुआ हूँ। जो भी आप जिस तरह से भी आप मेरे से पूछना चाहेंगे, जैसी भी अपने बीच में वार्ता होगी, उसके लिए मैं तैयार हूँ। मैं आपको अपनी वार्ता शुरू करने से पहले दो मिसरे आपको नज़र कर रहा हूँ, मुलायजा फरमाए। जी, नायत कि ज़िंदगी में बड़ा ज़रूरी है, ज़िंदगी में बड़ा ज़रूरी है। आप समझने की कोशिश करें इस बात को कि ज़िंदगी में बड़ा ज़रूरी है, ये समझना कि क्या ज़रूरी है। क्या बात है, क्या बात है, ये समझना कि क्या ज़रूरी है। ज़िंदगी में बड़ा ज़रूरी है, ये समझना कि क्या ज़रूरी है। अब मैं अपनी औकात पे आता हूँ। जी बिल्कुल, जिसलिए कि आपके पास हाजिर हुआ हूँ कि आप ये बताइए, काव्य जो है किस भाषा का शब्द है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो काव्य जो शब्द है मूलतः जो हमारी मतलब ओरिजिनल भाषा है, हिंदी की जननी जिसे हम कहते हैं संस्कृत, ये काव्य जो है वहीं से निकला है। और ये काव्य का अर्थ होता है कवि द्वारा लिखा गया हुआ। तो कवि जो भी रचना संसार करता है, कवि जो भी लिखता है, उससे जो मतलब सृजित हुआ है उसको हम काव्य कहते हैं। काव्यम लफ्ज़ है ये। हाँ, काव्यम लफ्ज़ है, पर चूँकि हिंदी में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हलंत वाला म हटा देते हैं और हम सिर्फ काव्य इस्तेमाल करते हैं। तो काव्य का जो मूल रूप से जो अर्थ होता है वो कवि के द्वारा लिखा गया, कवि के द्वारा सृजित किया गया। और चूँकि इसमें संस्कृत में हलंत वाले आधे अक्षरों की बड़ी महिमा है, लेकिन हिंदी में जब उनको हम जो है प्रयोग करते हैं तो वो काव्यम को जो है हम काव्य ही पढ़ते हैं, काव्य ही लिखते हैं। वहाँ पे काव्यम नहीं लिखते पढ़ते हैं, वहाँ पर जो है ओरिजिनल तो काव्यम ही है ओरिजिनल काव्यम, जो कि यजुर्वेद में भी आया है दूसरे अध्याय के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल आया है। अब मैं आपसे, ये संस्कृत भाषा का ही शब्द है और इसका अर्थ होता है कि जो कवि, क्योंकि जो वेदों के जो स्रष्टा हैं वो मूलतः कवि भी हैं। ऐसा मतलब वो केवल जो है वेदों की ऋचाओं के जो है लिखने वाले हैं। तो जिन्होंने जो लिखा, उन्होंने जितना भी वो कवि के रूप में था, लेकिन उसको फिर जो है काव्य कहा गया। जो कवि शब्द जो बना है, ये कवि शब्द किस वजह से और किस पर आधारित बना है? तो कवि शब्द जो है मूलतः जो है दो चीज़ें इसमें जो है आप देखेंगे, एक है क और एक है बी। मतलब जिसके भीतर कल्पना और विचार दोनों चलते हैं, और फिर बाद में यहीं से कविता की परिभाषा भी बनती है। आपने देखा कविता की परिभाषा जो हम अक्सर सुनते हैं, मतलब जो है साधारण भाषा परिभाषा में, कि कविता क्या है, मूलतः जो है कल्पना और विचार का तालमेल, कविता। तो जिस व्यक्ति के भीतर कल्पना और विचार दोनों होते हैं वो स्वतः ही कवि बन जाता है। आप देखिए, जिसमें कल्पना होगी, सृजन शक्ति होगी और जिसके पास अपना विचार होगा। आप सोचिए कि मतलब जैसे मैं अक्सर बातें करता हूँ बच्चों से, तो बताता हूँ कि किसी भी तरह से जो है आपको सृजन करना है तो उनके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होती है मतलब प्लॉट और दूसरा होता है थॉट। तो जो थॉट जो है वो विचार है, और उस विचार पर जब आप कुछ
कथानक घड़ते हैं, कुछ मिसरे घड़ते हैं, कुछ पंक्तियाँ लिखते हैं, तो अपने आप जो है सृजन का आकार बढ़ता जाता है। कविता के पर्यायवाची क्या हैं? देखिए, कविता के जो पर्यायवाची हैं वो अगर इंग्लिश में ढूंढें तो पोइट्री है। अगर हम जो है उर्दू में अगर हम तलाश करते हैं कविता, मैं आपसे हिंदी की बात करूंगा। हाँ। अभी उर्दू और इंग्लिश पे नहीं जा रहा। नहीं, अगर पर्यायवाची जब ढूंढने की बात आती है तो वहाँ पर जो है हमें नज़्म मिलती है उर्दू में, और कविता जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक ऐसी जो है छंदबद्ध जो है रचना जिसमें कवि अपने द्वारा कुछ कहना चाहता है, वो कविता होती है। आप ये हमारे दर्शकों को बताइए कि कुछ लोग जो है छंद मुक्त बात करते हैं, हाँ और उसको भी उसी साहित्य में जोड़ देते हैं। हाँ। तो छंद मुक्त जो है ये कहाँ तक सही है और इसकी क्या परिभाषा है, और इसके अलावा इसके सही मानों में क्या होना चाहिए? देखिए, छंद मुक्त और छंदबद्ध ये दोनों शब्द आजकल बड़े प्रचलन में हैं, और पिछले दिनों हमने इस पर खूब चर्चा भी की, मतलब जो है मतलब राष्ट्रीय स्तर पर कल का बद्धता जो है एक प्रकार से किसी आकार में, मतलब जैसे छंद क्या है, आप मान लीजिए कि किसी जो है प्राण तत्व का जो है एक प्रकार से खोल, जिसको हम कहते हैं लिबास, जिसको हम कहते हैं वो छंद है। कविता प्राण है तो उसका लिबास छंद है, और साहित्य मुक्त है, मतलब जैसे मान लीजिए तो जैसे मुक्त छंद मुक्त की जो कविता है तो उसका जब मतलब जो है लिबास अगर नहीं होगा तो उसमें जो है एक प्रकार से कहीं ना कहीं हम पाएंगे कि उसके भीतर जो है एक किसी न किसी चीज़ की कमी होती है। तो इसका मतलब साहित्य न सीखा जाए, छंद मुक्त कविता कही जाए? नहीं, साहित्य बहुत ज़रूरी है। साहित्य अगर आप जो है सीखेंगे, साहित्य अगर आप पढ़ेंगे और साहित्य के भीतर आप घुसेंगे, तब आपको पता लगेगा कि जितने भी मुक्त छंद के कवि हैं वो सब छंदों के सिद्धहस्त कवि हैं। सब आप मुक्त छंद की सबसे पहले बात आप कहाँ आती है, आप देखेंगे तो सबसे पहले मुक्त छंद आता है प्रयोगवादी कविता में। उसके पहले आप जो है रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ लीजिए, चाहे गुप्त जी को पढ़ लीजिए, उसके पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को पढ़ लीजिए, या जो है भारतेंदु की कविता के जो दौर को आप देख लीजिए, सारा का सारा छंदबद्ध दौर है। सबसे पहले जो मुक्त छंद का जो प्रयोग होता है वो होता है अग्गे के द्वारा। जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे है, वो प्रयोग के नाम पर सबसे पहले मुक्त छंद की जो है बड़ा अवधारणा लेकर लगाते हैं, और वो एक संग्रह भी निकालते हैं। आपको पता 1943 में पहली बार वो संग्रह आता है तार सप्तक के नाम से, और तार सप्तक के सारे कवि मुक्त छंद की कविता लिखते हैं। लेकिन वो अब वो जो है 1943 में जो कृति आती है उसके पहले वो सारे के सारे कवि कहीं ना कहीं छंदबद्ध भी लिख रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने मुक्त छंद एकदम से ही जो है अपना लिया हो, नहीं। जैसे एक्चुअली में क्या है कि आप इसको कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे यहाँ पर पाश्चात्य प्रभाव पड़ता है कविता के ऊपर। मैंने बताया आपको कि जैसे 1936 में हमारे यहाँ मार्क्स आता है, मतलब यूरोप से जो है मार्क्स की कविता आती है, पोइट्री जिसको हम बोलते हैं। माफ़ कीजिए, मैं आपकी बात को थोड़ा सा रोकते हुए ये पूछता हूँ कि अगर बाई दी वे हम छंद मुक्ति ही बात करने लगे, और नई जनरेशन को जो नए जो स्टार्टर जो लिखने वाले आ रहे हैं वो इस बात सुविधा को मान लेंगे कि यार छंद मुक्ति लिखा जाता है, तो वो साहित्य से तो बिल्कुल अलग हो जाएंगे ना। वो छंदों को और वर्ण को, गण को और इनको यति मति ये इन बातों को तो भूल जाएंगे ना। वो तो कह देंगे कि साहब ये अलाउ है तो हम तो करेंगे। तो ऐसा क्या करना अच्छा है क्या? उससे साहित्य से क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, देखिए, सब साहित्य अभिव्यक्ति है, मैं मानता हूँ। मतलब जो है इस बारे में मैं, आप माफ़ कीजिए, आप मेरे जो थोड़े से विचार मैं आपको बता दूँ कि साहित्य एक अभिव्यक्ति है, और हम जो है छंद मुक्तता के नाम पर बहुत सारे कवियों को नहीं नकार सकते जो दौर के बड़े कवि हैं। मतलब इस दौर के जो बहुत बड़े बड़े कवि हैं, जैसे अग्गे की मैंने आपको बात की, अग्गे छंद मुक्त कवि हैं, और अग्गे आप भी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित जो है कवि हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल छंद मुक्त के नाम पर अग्गे को हटा देंगे, या छंद मुक्त बला आंगन का पंछी बंजारा मन या बावरा हेरी, ऐसी मतलब जो है महत्वपूर्ण कविता संग्रह को हम थोड़ी हिंदी साहित्य से बाहर कर देंगे, या फिर हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पे आएंगे। तो जो वो तोड़ती पत्थर, इलाहाबाद के पथ पर मैंने देखा उसे, ऐसी महत्वपूर्ण कविताओं को आप साहित्य से बाहर कर देंगे केवल इस वजह से कि छंद मुक्त है।
तो छंद मुक्तता भी जो है कविता का एक माध्यम है, लेकिन उसमें ये ज़रूर होना चाहिए कि जो छंद मुक्त कविता लिख रहा है उसको छंदों की जानकारी भी होनी चाहिए, उसको छंदों का ज्ञान होना चाहिए, उसको साहित्य के जो भी हमारे प्रचलित छंद हैं जो जिस पे आमतौर पर लोग लिखते हैं उनको ज्ञान होना चाहिए। और पढ़ना अलग चीज़ है, अभिव्यक्ति अलग चीज़ है। तो छंद बद्धता में भी अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि अगर आप देखिए सुदामा का पांडे धूमिल को आप नकार देंगे क्या? आप नागार्जुन को नकार देंगे क्या? आप मुक्तिबोध को नकार देंगे क्या? देखिए वो लोग जो हैं छंद को जानते हैं, हाँ। और वो साहित्य के उसकी परिभाषा को भी जानते हैं। हाँ। लेकिन जो साहित्यकार अभी उठा है वो अपने मंच पे जाके इस बात को तो जानने की कोशिश भी नहीं करी उसने कि होता क्या है। हाँ। वो तो तुकांत भी नहीं जान रहा है। हाँ। वो तो किसी तरीके की कोई वो नहीं है, सिर्फ ये दूसरे की कविता को देख के और अपनी बातें कहने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इस बात को हम अगर स्वीकार कर लेते हैं तो ये छंद मुक्त वगैरह तो बिल्कुल एक तरफ रह जाएंगे ना। मेरा कहने का तात्पर्य आपके कहने का तात्पर्य मैं समझ रहा हूँ। मैं जो है इस पर ये कहना चाहूँगा कि जो नए जो कवि हैं, जो नए जो इस दौर में लिखना सीख रहे हैं, अभी उस उम्र में है कि वो लिखने के लिए जो है उत्प्रेरित हुए और लिखना शुरू किया, तो मैं कहना चाहूँगा कि उनको जो है छंदों का भी अध्ययन करना चाहिए, उनको हिंदी साहित्य का जो है गहरा ज्ञान अर्जित करना चाहिए और तब जा कर के अपनी अभिव्यक्ति करनी चाहिए। क्योंकि देखिए अभिव्यक्ति हम जो है ये कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति मतलब ओढ़ी नहीं जा सकती, वो मतलब अभिव्यक्ति क्योंकि ओढ़ा क्या जा सकता है? लिबास। मैंने आपको पहले भी कहा कि छंद एक लिबास है। आप अपनी विचारों को उस लिबास में, आप दोहा में, आप रोला में, छप्पई में, कुंडलिया में या गज़ल की बहरों में, आप उस लिबास के अंदर अपनी क्या अभिव्यक्ति जो उसके अंदर पिरोना चाहते हैं, क्या अभिव्यक्ति आप उसके अंदर जो है लगाना चाहते हैं, क्या अभिव्यक्ति आप उसके भीतर समाना चाहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। अभी आपने गज़ल का जिक्र किया। हाँ जी। और आपकी मैंने गज़ल पढ़ी भी है और अच्छी गज़ल थी। उसके अंदर मैंने कुछ लफ्ज़ ऐसे देखे हैं जो कि वाकई तोड़ के पढ़ने वाले थे और वो गलत पढ़े जा रहे थे। अच्छी गज़ल थी। आप हिंदी साहित्य की जो परिभाषा है, परिपाटी है, वो परिपाटी ही उर्दू में है। उसको उर्दू में बहर का नाम दिया है, रदीफ़ और काफ़िया दिया है। इसके अंदर जो है मात्राओं का गण का परिवेश दिया है। उधर उन्होंने जो है रदीफ़ और काफ़िया दे दिया, जबकि वो चीज़ें सेम टू सेम है। एक हिंदी साहित्यकार जो है स्टेज पे जाके गज़ल शुरू कर देता है, गज़ल को गज़ल बोल रहा है। तो अब आप ये बताइए ना कि ये साहित्य के लिए कहाँ तक हानिकारक है या क्या लाभदायक है? देखिए अभी गज़ल का जिक्र किया था कि गज़ल तो जो हिंदी के साहित्यकार हैं, गज़ल में और उर्दू के अंदर में सबसे बड़ी चीज़ होती है तलफ़्फ़ुज़ का बोलना। बिल्कुल। हम स्टेज पे कह रहे हैं कि साहब गज़ल का मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, करो आप पेश, सुनेंगे। गज़ल का मतलब पे गज़ल पढ़ रहा हूँ, अब उसने वो गज़ल के वो सारा वहीं पे ख़त्म कर दिया। तो इससे रुतबा तो ख़त्म हुआ ना, उसका कैरेक्टर भी सामने ख़त्म हुआ। उनने कहा ये गज़ल नहीं जानता कि गज़ल क्या है। पहली बात तो गज़ल को सीखने के लिए कि गज़ल क्यों हुई है, क्या हुई है, गज़ल से क्या मतला है और मतले के मीन्स क्या हो रहे हैं, आप पेश करो। तो इन ऐसे साहित्यकारों के लिए उनका जानना और उर्दू के लफ्ज़ों का सही प्रयोग में लाना कितना आवश्यक है, हानिकारक है या लाभदायक है उनके लिए? देखिए मेरा तो स्पष्ट मत है कि जो शब्द हिंदी भाषा में अरबी फ़ारसी से अडोप्ट होकर के हमारे पास आ गए हैं, हमने उसको स्वीकार कर लिया है, तो हम उनको वैसे ही इस्तेमाल करें, वैसे ही बोलें। गज़ल को गज़ल ही बोलें, है ना, ज़मीन को ज़मीन ही बोलें, है ना। इसी तरह से जो है जहाँ पे नुक्ता लगा करके लिखते भी हैं हम लोग, अगर हम जो है ज़माना और ज़माना में अगर अंतर नहीं जानते हैं तो फिर तो सोचने की बात है कि ज़माना और ज़माना दोनों चीज़ें हैं। भाई एक तो हो गया मतलब जो जमा हुआ, जैसे जो पिघला हुआ नहीं है, जमा हुआ है, एक हो गया ज़माना। तो दोनों चीज़ों में अंतर ही अंतर। अगर आपने गज़ल कही है, हाँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि मतला जो है किन लफ्ज़ों से बना और कहाँ से बना है? मतले का अर्थ है होता है उदय स्थल, मतलब मतला जहाँ से, मतलब जैसे जो भोर की लालिमा के साथ सूर्य का उदय होता है, ऐसे जहाँ से गज़ल का उदय होता है। गलत जिस जो है इसलिए मतले का अर्थ होता है सूर्य, मतलब
उदय स्थल, गज़ल का उदय स्थल, सूर्य का निकलना जैसे होता है ऐसे गज़ल से मतले का निकलना होता है। और यही, और उसके बाद जो मक्ते का जो शेर है तब होता है जब उसमें शायर अपना तखल्लुस लग करके आता है। उसके बाद बाकी आप उसको पहला शेर, दूसरा शेर, तीसरा शेर कह लीजिए, और मक्ते का शेर नहीं होगा, क्योंकि मक्ता जो है एक प्रकार से अब आगे शेर कहने की गुंजाइश नहीं है। अगर शायर ने अगर उसमें तखल्लुस लगा दिया, उसके आगे शेर होगा ही नहीं। गज़ल मतले से तो उदय हो गया उसका। अब आप उस गज़ल में ऐसी भी गज़लें हैं जिसमें 125 शेर हैं। आपने मुनव्वर राणा की गज़ल देखी होगी, बुझाए नामा, बहुत सारे शेर हैं उसमें। उसके बाद ये एक मधुवेश जी और एक बड़े जो है गज़लकार हैं, उनकी एक गज़ल में शायद 500 से ज़्यादा शेर हैं, मुझे जहाँ तक मेरे को पता है उसमें शेर इतने सारे हैं। तो मतलब एक मतलब उदय स्थल, आपने एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि कुछ चीज़ कहने के लिए आपने एक ज़मीन, जैसे कि हम फसल लगाने के लिए खेत को प्लेन करते हैं, एक ज़मीन तैयार करते हैं, आपने अपनी बात को अभिव्यक्त करने के लिए एक वज़न लिया, एक बहर ली, है ना, और उस बहर पर जो है आपने एक वजन पर जो है आपने एक प्रकार से कहने के लिए एक जो है मंजर खड़ा किया आपने। और वहाँ मतले के बाद में, क्योंकि गज़ल के मायने जैसे आप जानते हैं, गज़ल का एक मतलब होता है, जैसे कोर्स कहता है, गज़ल का मतलब होता है कि कन्वर्सेशन विद वुमेन, कन्वर्सेशन विद वुमेन। इसी तरह से उर्दू में नोट कन्वर्सन टू वुमेन। गज़ल जो है, गज़ल का लफ्ज़ जो है गज़ाला से निकला है। हाँ, वो भी वहाँ तक भी मैं पहुँचूँगा, क्योंकि मैं जो मैंने जितना पढ़ा है, गज़ाला से भी गज़ल का एक अर्थ लिया जाता है। गज़ाला मतलब जो है हिरन का बच्चा, हिरन की आँख। हाँ, हिरन का जो आर्त जो स्वर होता है, मतलब हिरन का जो बच्चा, उसके शिकारी उसके पीछे पड़ रहा है और वो बेचारा आर्त स्वर कर रहा है। तो गज़ल के जो मूल जो विधा है ना गज़ल की, वो आर्तता से निकलती है। गज़ल की जो मूल विधा है वो कहीं ना कहीं रुदन से निकलती है, वो क्योंकि उसका भी एक मायना गज़ल होता है। लेकिन मैंने जितनी परिभाषाएं पढ़ी है, मैं आपको बता दूं कि मैंने ये भी पढ़ा है कि वाजनेन गुफ्तगू करदन, मैंने ये भी पढ़ा है। मैंने जब आपसे ये कहा था कि कन्वर्सेशन विद वुमेन, तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि ये भी लिखा हुआ है कि वाजनेन गुफ्तगू करदन, मतलब महिलाओं की बातचीत भी गज़ल है। उसका एक कारण ये है कि जैसे मतलब गज़ल के शेर जो है किसी एक जो है ज़मीन पे नहीं हो सकते, गज़ल का शेर कहीं से भी आ सकता है। मतलब गज़ल के शेर, अगर ऐसी कोई गज़ल होती है जिसकी पूरी गज़ल के जितने भी शेर, उस पर 10-12 शेर, 5-7 शेर हुए हैं, अगर एक ही भावभूमि पर है तो उस गज़ल को मुसलसल गज़ल कहते हैं। अन्यथा जो है गज़ल के शेर कहीं से भी हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका एक लास्ट मेरा प्रश्न और है आपसे जी बताइए कि साहित्यकार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? बिल्कुल। और इसका जो है कहाँ से कन्वर्शन करके साहित्यकार बना है? देखिए, साहित्य में जो मूल शब्द है ना, वो उसी तरह से काव्य में है, तो वहाँ पर भी जो है प्रत्यय है पीछे ही है। और यहाँ साहित्य में भी उसका मूल शब्द है साहित्य, इसका मूल शब्द है साहित्य। अब जो जैसे आप देखेंगे कि बाला आचार्य भामा ने कहा है शब्दार्थो संहितो, मतलब जहाँ पर एक ही शब्द में शब्द और अर्थ जो है साथ में निकले उसको काव्य कहा गया है ना। इसी तरह से जो है साहित्य में साहित्य का भाव है, मतलब वो चीज आप जो शहीद बोल रहे हो, ये स प्लस हित है। हाँ, स प्लस हित है, मतलब इसकी संधि विच्छेद कर रही है हमने, तो स प्लस हित होगी, मतलब सबका हित उसके अंदर शामिल हो। बिल्कुल बिल्कुल। वो सहित का मतलब वही होता है, उस पर स उपसर्ग है, हित जो है भलाई। आप सब जानते हैं कि जिस रचना में, जिस लेखन में सबका भला छुपा हो। हमारे यहाँ तो आप जानते हैं वसुदेव कुटुम्बकम की भावना है। हमारे मतलब प्राचीन संस्कृत साहित्य में ही आप देखेंगे तो वसुदेव कुटुम्बकम, मतलब पूरी दुनिया जो है हमारी जो है मतलब परिवार के जैसी है। और हमारे यहाँ तो ये भी कहा गया है कि सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमने कभी भी खुद की कामना नहीं करी हमारे साहित्य ने। आप देखिए, हमारा साहित्य ने कभी ये नहीं कहा कि मैं सुखी हूँ। वो क्या कहता है, सर्वभवन्ति सुखिनः, और सब सुखी हो तो हम अब उस सब में हम अपने आप आ जाएंगे। तो साहित्य भी यही काम करता है कि वो सबका हित चाहता है। स जो है एक प्रकार से उपसर्ग की तरह है, जो सबका जो है भाव दाता है। सरा और हित का मतलब भलाई, तो जिसमें सबका हित हो, जो सबके हित की बात करता हो, जो सबके हित की सोचता हो, वो साहित्य है।
और साहित्य तो आप समझ जाते हैं। अगर आप देखिए, मैं बता दूं आपको कि साहित्य का जो है क्या नाम से समानार्थी शब्द लिटरेचर नहीं है। मैं वो बता दूं आपको, मैं जी जी जी, मतलब मैं वहीं आता अभी अपना। अच्छा हुआ आपने मैं साहित्य का जो समानार्थी शब्द लिटरेचर नहीं है। अब क्यों नहीं है मैं बता दूं आपको। लिटरेचर का अर्थ क्या होता है भाई? लिटरेचर का होता है लेटर से बना हुआ। लिटरेचर मीन्स लेटर, आप जानते हैं कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, हम कर्सिव राइटिंग करते हैं। तो जो लेटर से बना है वो सब लिटरेचर है। इट मीन्स अलग। इसका मतलब क्या हुआ कि आप देखेंगे कि जो लेटर से तो सामाजिक की किताब बनी हुई है ना, जो है मेडिकल की बेस्ट सब की किताब है, तो वो सब लेटर से तो बने हुए हैं। उसमें कोई हम चाहे अब उसको अपनी जो है वर्ण कह दें, वर्णमाला कह दें, तो जो है अगर सही सही मायनों में जो है अगर हम कहें तो लिटरेचर का जो मीनिंग है, मतलब हिंदी में कहेंगे वांग्मय। लिटरेचर को वांग्मय। वांग्मय की व्याख्या बताइए। हाँ, मैं वांग्मय जो है उसमें संधि है। वांग जो है उसका अर्थ है वाक। वाक मतलब बोलना, वाक धातु है, और मय मतलब युक्त, उससे बना हुआ। जो कुछ हम बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, उससे बनता है वांग्मय। तो हम बोलेंगे क्या? हम शब्द ही बोलेंगे। तो शब्द भी बोलेंगे तो सामाजिक, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सब में शब्द ही बोले जाएंगे। तो लिटरेचर जो लेटर से बना हुआ है, और वांग्मय जो वाणीमय है, मतलब वाणी, अब कुछ भी बोलेंगे तो सब वाणीमय हो जाएगा। तो लिटरेचर का तो सही जो है समानार्थी शब्द है वांग्मय। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो साहित्य क्या है भाई? भाई साहित्य में क्या होता है कि साहित्य में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ शब्द शक्तियाँ पढ़ाई जाती है। देखा हुआ आपने, शब्द शक्तियाँ पढ़ाते हैं हम लोग। तो शक्ति क्या है बेसिकली बताइए आप? शक्ति क्या है? पावर। शक्ति क्या है? पावर। यानी कि आपने देखा होगा अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इसका क्या कहला? शब्द शक्तियाँ ये। तो यानी कि जब अर्थ जब अभिधा से, लक्षणा से, व्यंजना से निकलता है, तब वो साहित्य की परिभाषा में चला जाता है अपने आप ही। देखिए आप, क्योंकि आप ये देखेंगे कि पावर जिसके पीछे लग गया। तो हम यहाँ पर, मैं आपके पूरी बात करता हूँ पहले मेरी, कि लेटर से जो है दो तरह के शब्द साहित्य बनते हैं। एक तो होता है लिटरेचर ऑफ नॉलेज, एक वो साहित्य, वो लेटर्स जो कल नॉलेज के लिए बने हुए हैं। ये अखबार भी नॉलेज के लिए है ना, ज्योग्राफी की किताब नॉलेज के लिए, इतिहास की किताबें नॉलेज के लिए। तो लिटरेचर ऑफ नॉलेज क्या है? वो जो है वो साहित्य जो केवल हमें ज्ञान प्रदान करता है। तो फिर जिसको हम साहित्य कहते हैं, हिंदी लिटरेचर कहते हैं या हिंदी साहित्य कहते हैं, क्या है वो? बेसिकली है लिटरेचर ऑफ पावर। पावर मतलब शब्द शक्तियाँ, मतलब जहाँ पर लक्षणा और व्यंजना से अर्थ निकलने लग जाए। जब हम ये कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस सून, तो वहाँ पानी का अर्थ केवल पानी नहीं है। आप कहाँ से लाओगे अर्थ? भाई मोती, मानस और चून के लिए अर्थ कहाँ से लाओगे? क्योंकि पानी तो एक ही है। तो फिर आप वहाँ पर जो है शब्द शक्तियों में जाओगे, फिर आप लक्षणा से अर्थ निकालोगे, फिर आप वहाँ पे व्यंजना से अर्थ निकालोगे। और साहित्य तो जो है अभिधा में भी बहुत अच्छा लिखा जा सकता है, लेकिन साहित्य वही जो है श्रेष्ठ होता है जो व्यंजना तक पहुँच जाए। आपकी बात ये चारों अपने अपने अर्थ में समझ ले, ये चारों अपने अपने अभिव्यक्ति में समझ ले, तो आप समझ जाइए कि आपका लिखना सार्थक हो गया। आप जो कुछ आपने तो पता नहीं किस भावावेश में कहा था, इनको लग रहा है कि यार ये पता नहीं मेरे लिए कहा है, जबकि सबकी परिस्थिति अलग अलग है। ये किस परिस्थिति से बैठे हुए हैं, ये किस परिस्थिति से बैठे हुए हैं, इनकी मेंटलिटी क्या है, लेकिन इनको लग रहा है कि यार ये तो बिल्कुल मेरे ऊपर ही बैठ रहा है। और इनको बैठ रहा है वो क्या है, वो उनको वो क्या कर रहे हैं, साधारणीकरण कर रहा है। वो कहते हैं ना कि राम जब पर्दे पे दौड़ते हैं तो वो हमको अरुण गोविल नहीं लगते, वो राम ही लगते हैं। इसको क्या बोलते हैं? साधारणीकरण। हमको राम से सीधा हम वहाँ पहुँच जाते हैं एकदम से। देखिए आप, तो जब हम शब्द शक्तियों से अर्थ लगाने की कोशिश करते हैं, जब हम पानी के जब हम तीन तीन अर्थ निकालने लग जाते हैं, तो वो साहित्य होता है लिटरेचर ऑफ पावर का, शब्द शक्तियों का साहित्य। और इसलिए हिंदी साहित्य से तात्पर्य क्या है? लिटरेचर ऑफ पावर का साहित्य। अंग्रेजी में भी ये है, ऐसा नहीं वहाँ नहीं हो, वहाँ भी पोइट्री जो है वे कई सारे, मतलब अब जो अलंकार है वो वहाँ पर भी हैं, है ना, जो छंद है वो वहाँ पर भी हैं, सब है वहाँ पर भी। पर लेकिन चूँकि पोइट्री से तात्पर्य क्या है? मुक्त छंद की कविता हम जैसा लेते हैं। क्योंकि वहाँ पर जो है आप देखेंगे तो वहाँ पर नॉवेल भी है ना, वहाँ पर जो है नहीं, नॉवेल में भी अलंकार होते हैं ना। नहीं, नॉवेल में आप नॉवेल में अलंकार, नॉवेल में भी अलंकार होते हैं। हाँ। और
जैसे कोई आपने कोई डायलॉग लिखा है और किसी की उपमा दी है, हाँ हाँ, तो तो वो अलंकार आया ना बिल्कुल, उसमें। वो अलंकार तो कहीं भी हो सकता है ना। आदमी जो है मतलब अलंकार तो क्या है कि एक मतलब आभूषण है, यूँ मान लीजिए आप, जी। उसको भी पहन सकता है उसको। आप उसको नाटक को पहना दीजिए, आप उसको उपन्यास को बना दीजिए, तो आप कवि यही कहना है हाँ? कि कविता में ही नहीं, ये मतलब जो गद्य पद्य दोनों में होते हैं। वो भाई, कविता में तो वो अलग ढंग से प्रस्तुत किए जाते हैं और वहाँ पर वो अलग ढंग से प्रस्तुत की जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप वहाँ भी दी जाती है। आपने हमारे दर्शकों को जो जानकारी दी अति महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने, और जिस जानकारी की मुझे तलाश थी वो आपने दी है, और वो ये लोगों तक पहुंचेगी, स्टूडेंट तक भी पहुंचेगी और हमारे साहित्यकारों को तक भी पहुंचेगी। और मैं अपनी इन 4 लाइनों से उन साहित्यकारों को और स्टूडेंटों को प्रेरणा देता हूं कि वो ऐसा करें और इसको निभाएं। आप मुलाहिजा फरमाएं कि फ़र्ज़ हम अपना निभाएं तो कोई बात बने। हम अपना निभाएं तो कोई बात बने। आप प्रोफेसर हैं, लेक्चरार हैं या वो हैं, आप उस फ़र्ज़ को निभा के जो अपना जिससे घर चला रहे उसको पूर्णतः निभाए। साहित्यकार भी मंच पे अपना फ़र्ज़ पूरा निभाए। तो आज थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि फ़र्ज़ हम अपना निभाएं तो कोई बात बने, और इल्म की शम्में जलाएं तो कोई बात बने, और जो भटकते हो तासुब के अंधेरों में कहीं उनको हम शम्में दिखाएं तो कोई बात बने। बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी जो है 4 मिसरे जो है आपको इसी जी, जो है इनायत। मुलाकात के अंदर जो है इनायत। मैंने भी ये कहा कि आपने कहा कि मतलब जो है आपकी रदीफ क्या थी, बात बने। बात बने। हमने जो है इसी तरह बात की इस पे कि सुकून दिल को अगर आए तो कोई बात करे, या सुकून दिल को अगर आए तो कोई बात करे, दर्द जख्मों से निकल जाए तो कोई बात करे, जी। और कोई तो चीज़ हो जिससे मैं अपने होश भुला दूँ, जाम हाथों में अगर आए तो कोई बात करे। तो आप जो है मतलब ये है कि मुझे सुकून दे रहे हैं और आप जाम ले रहे हैं। देखिए, चलिए ठीक है, मैं आपकी बात को कबूल करता हूँ, होना चाहिए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके चैनल पे आ सकूं। नहीं सर, वो जिसकी मुझे तलाश थी वो मिले तो मुझे अच्छा लगा ना। ये आपकी थैंक यू वेरी मच। आपके